अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज के इस लेक्चर में हम मिशन यूनिवर्सिटी का कोर्स पाकिस्तान स्टडीज़ 302 का टॉपिक नंबर 27 से 30 तक कवर करने वाले हैं। दैट्स मीन्स ये लास्ट लेक्चर होने वाला है। तो आने वाली वीडियोस के लिए भी अपडेटेड रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सो लेट्स बिगिन। अब बेसिकली लेक्चर नंबर 27 में डिस्कस ये किया गया कि गवर्नमेंट ऑफ बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ, बेसिकली अभी भी यही सब कुछ चल रहा है, बट बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट जो गुजर चुकी है उसके बारे में यहाँ डिस्कस किया। तो इसमें बेसिकली हमने इसका इंट्रोडक्शन देखना है, उसके अलावा बेनज़ीर की पावर्स, नवाज शरीफ का पूरा एरिया देखना है, उनकी रिटर्न और जितना भी मतलब इसमें सिनेरियोज रहे हैं ओवरऑल हमारे लास्ट कुछ एरिया में, मतलब जो 19s में जो हमारा जितना भी लेट 19s का जितना सिनेरियो है हमने उन सबको देखना है। अब बेसिकली यहाँ पे जो स्टार्ट अगर हम पीरियड करें तो ये पीरियड स्टार्ट होता है आपका 1988 से लेकर 1999 तक। अब 1988 में बेनज़ीर की पावर जो थी वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो थी वो एक्सपीरियंस में आई और मुल्क में उनकी जो थी वो हुकूमत स्टार्ट हुई। तो वो फर्स्ट टर्म था बेनज़ीर भुट्टो की, उसका उनकी जो पॉलिटिक्स थी उनका। अब यहाँ पे बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ की जो पावर थी वो दो दफ़ा मतलब कि वो लोग हुकूमत में आ चुके हैं। एक सिग्निफिकेंट मतलब कि एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी उस टाइम में आई, करप्शन भी आई, इकोनॉमिक चैलेंजेस भी फेस करने पड़े उस एरिया में, उस एरा में हमें। अब यहाँ पे जो फर्स्ट ऑफ ऑल बात की गई बेनज़ीर भुट्टो के फर्स्ट टर्म के बारे में 1988 टू 1990। अब इसमें जो था इलेक्शन जो है 1988 में, और जो पीपल्स पार्टी थी आपकी, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उसने एक लार्ज सीट्स के साथ, एक लार्ज वोट्स के साथ जो था वो इलेक्शंस में विन आउट किया। और फिर जो बेनज़ीर भुट्टो थी वो फर्स्ट जो थी वो फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी थी पाकिस्तान की 1988 दिसंबर में। अगर आपको ये MCQs में आ जाए कि फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन है पाकिस्तान की, तो इट इज़ क्लियरली स्टेटेड कि वो बेनज़ीर भुट्टो थी और वो दिसंबर 1988 में जो थी वो इलेक्टेड हुई थी। अब उनको डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस फेस करने पड़ते, जस्ट लाइक नवाज शरीफ की जो हुकूमत थी वो पंजाब में आई थी और वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, जिसमें उन्होंने एक पॉलिटिकल रिवली क्रिएट कर दी थी। फिर जो बेनज़ीर की कोऑर्डिनेशंस थी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को लेके, वो भी मतलब फैला पार्ट हो गया। भी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो है वो आपकी MQM है, मतलब जिसका कराची में काफ़ी ज़्यादा इशूज चल रहे थे, मतलब जिसमें वो दंगा फसाद ये सब चीज़ें हो रही थी। तो इनका जो ओवरऑल नाम है MQM का, वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट है। अब इसमें मतलब बीबी पार्टी जो थी वो फैला पार्ट होगी, ख़त्म हो चुकी हुई थी। उनकी जो गवर्नमेंट थी वो बेनज़ीर भुट्टो की, उनको भी इस टाइम पे काफ़ी नेपोटिज्म और करप्शन और काफ़ी ज़्यादा एलिगेशन वगैरह फेस करनी पड़ी थी। नेपोटिज्म में सम काइंड ऑफ फेवरेटिज्म, मतलब कि जैसे रेफरेंसेस पे हर चीज़ दूसरे को मिल जाना, कास्ट सिस्टम पे, बरादरी सिस्टम पे, दिस इज समथिंग। उसके बाद इनका जो एंड था, इनका मतलब इस जो ओवरऑल इनका सिनेरियो जो था, इनके जो सेशन का जो एंड हुआ था वो गुलाम इस्हाक़ खान ने किया था, जब उन्होंने उनकी गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया था अगस्त 1990 में करप्शन चार्जेस की वजह से। नेक्स्ट अब यहाँ पे बात करते हैं नवाज शरीफ के बारे में। जो इनकी जो पावर थी वो स्टार्ट हुई 1991 से लेकर 1993 तक के 2 साल तक रही। अब इसमें जो था वो भी नवाज शरीफ भी बेसिकली मेजॉरिटी के साथ जीते थे। जाहिर सी बात है कि जब भी कोई इलेक्शन के बाद कोई भी प्राइम मिनिस्टर बनता है तो वो ओवरऑल पूरे मुल्क में एक मेजॉरिटी इलेक्शंस की जो होती है इलेक्टोरेट, उसके अकॉर्डिंग ही बनता है। जाहिर सी बात है कि विदाउट एनी वोट्स तो वो इलेक्ट नहीं हो सकता है ना। अब वो 1991 में प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे। अब यहाँ पे भी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट और काफ़ी रेजोल्यूशंस वगैरह स्टार्ट हो चुकी हुई थी। नवाज शरीफ ने जो था वो कोटल को जो था वो अटैम्प्ट किया, मतलब कि प्रेसिडेंट पावर्स उन्होंने ली। उसके अलावा इसमें पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स आए। इस एरा में नेशनल असेंबली भी डिसॉल्व हो चुकी थी उस टाइम पे, सुप्रीम कोर्ट को भी रिस्टोर किया था। बट इवेंचुअली क्या हुआ कि नवाज शरीफ जो थे उन्हें भी, और जो प्रेसिडेंट गुलाम इस्हाक़ खान थे, उन दोनों को रिज़ाइन देने के बारे में कहा गया। मतलब जैसे जस्ट लाइक लास्ट टाइम भी ऐसे जो थे वो धरने चल रहे थे 2018 से पहले, इमरान खान की हुकूमत से पहले, जब उस टाइम भी रिज़ाइन का जो था वो उस वजह से काफ़ी जलसे किए जा रहे थे। एंड इसलिए इमरान खान की हुकूमत में भी यही सब कुछ चलता रहा। तो उसी तरीके से उस टाइम पे भी लोगों ने धरने देना स्टार्ट कर दिया, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज ने, अपोजिशंस ने, कि वो रिज़ाइन कर दें। सो आर्मी चीफ
जो थे उस टाइम के, उन्होंने 1993 में उनसे रिज़ाइन ले लिया था। अब इसके बाद बात की गई बेनज़ीर भुट्टो के सेकंड टर्म के बारे में, मतलब जब बेनज़ीर भुट्टो दोबारा से जो थी वो इलेक्शंस में जीत कर आई। अब ये इलेक्शंस हुए 1993 में, मतलब उनके जाने के बिल्कुल बाद, और ये एरा आपका चलता रहा बेनज़ीर भुट्टो की जो सेकंड और लास्ट जो उनकी कह लें कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, या जो उनकी पॉलिटिकल पोजीशन थी, वो 1993 से लेकर 1996 तक चलती रही। अब इन इलेक्शंस जो थे 1993 में हुए थे, और इसमें जो बेनज़ीर भुट्टो थी वो एक पावर के साथ वापस आई थी पीपल्स पार्टी के साथ। इसमें बहुत सी सीट उन्होंने विन की थी नेशनल असेंबली के अंदर, और उनको जो था वो अपॉइंट किया था फारूक लगारी ने एज ए प्रेसिडेंट। इसमें भी डिफरेंट किस्म की कंट्रोवर्सीज देखने को आई, जैसे कि उनकी जो सेकंड टाइम थी उसमें उनका असैसिनेशन कर दिया गया, मतलब उनको कत्ल कर दिया गया। पहले उन्हें कत्ल किया, फिर वो उनके एक भाई थे उनको कत्ल किया गया, मुर्ताज़ भुट्टो, फिर वो एग्जीक्यूशन था, सिवियर करप्शन वगैरह इसमें आए। उनका जो एंड था इस टर्म का वो 1996 नवंबर में हुआ था लगारी ने, जब उनको प्रेसिडेंट से डिसमिस कर दिया था। और ओवरऑल इसके बाद उनकी डेथ हो गई, और जो सारे सिनेरियोज वो चल रहे थे 2000 आई गेस 5 में, या आई थिंक 2005 या 8 में उनका जो था वो असैसिनेशन होगी। सॉरी, इट्स 2007 27 दिसंबर को उनकी जो थी वो असैसिनेशन का जो था वो पूरा प्लान हुआ, और फिर उनको उस दिन मार दिया गया, जैसे उनको कार में गोलियां लगी थी। और उसके बाद ही पाकिस्तान के काफ़ी हालात ख़राब हो गए थे, हर तरफ वो लोग मतलब कि वो दंगे हो रहे थे, और लोगों को जलाया जा रहा था, गाड़ियाँ जलाई जा रही थी, और बहुत ज़्यादा उस टाइम भी हमारे जो कंट्री के हालात है पॉलिटिकल सोशल वो काफ़ी हद तक ख़राब हो चुके थे। उसके बाद अब यहाँ बात की गई है नवाज शरीफ की सेकंड टर्म के बारे में 1997 से 1999 तक, मतलब 20वीं सेंचुरी से एक साल पहले तक। अब इसमें जो इलेक्शंस होते हैं वो नवाज शरीफ फिर से दोबारा उस पार्टी को, मतलब उन्होंने वोन किया, और फिर वो आ गए और वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। अब उन्होंने यहाँ पे मैनेज किया था 13th और 14 अमेंडमेंट्स को, जिसमें उन्होंने प्रेसिडेंशियल पावर को रिड्यूस किया था, और दूसरा उन्होंने जो था वो फ्लोर क्रॉसिंग जो थी पार्लियामेंट में उसको भी प्रिवेंट किया था काफ़ी हद तक। अब इसमें कुछ की इवेंट्स हुए, जैसे कि पाकिस्तान ने रिकॉग्नाइज किया था तालिबान को एज एन द गेम ऑफ अफगानिस्तान, मतलब कि तालिबान की जो गवर्नमेंट थी उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था अफगानिस्तान के अंदर। दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, जिसमें आपके डॉक्टर कदीर खान ने जो था वो न्यूक्लियर धमाके करवाया, आपको जो पाकिस्तान था वो एटमी जो था वो कुव्वत बन चुका है उसके बाद। उसके बाद तो आपको कारगिल कॉन्फ्लिक्ट फेस करना पड़ा, जिसमें हमारी जो मतलब हमारी जो आर्मी थी उनको वापस बुलवा लिया गया था। समहाउ इस किस्म के कुछ सिनेरियोज उस टाइम पे पेश आए थे। फिर नवाज शरीफ का डाउनफॉल आता है, तो डाउनफॉल में जो था जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जो था उनका रिमूवल करवाया था पावर से, और फिर उन्होंने मार्शल लॉ लगा दी थी अक्टूबर 1999 में। ये भी शायद आप लोगों को एमसीक्यूज के तौर पे आ सकता है कि लास्ट मार्शल लॉ कब लगी थी, तो इट्स अबाउट 1999। इसके बाद इलेक्शन नंबर 28 को अगर डिस्कस करें तो इसमें बात की गई है द फोर्थ मिलिट्री रिजाइम 1999 टू आफ्टर। अब जो यहाँ पे बात की गई है वो आपकी ओवरऑल जो थी वो इसमें मार्शल लॉ की बात कर रहे हैं, और उसके बाद की बात कर रहे हैं। मतलब जाहिर सी बात है कि 1999 जो था वो आपकी 20वीं सदी का लास्ट जो था वो लास्ट ईयर था। उसके बाद 2000 स्टार्ट होना था, और एक नई सेंचुरी 21st सेंचुरी स्टार्ट होनी थी। सो दिस इज़ समथिंग अबाउट। सो अब इसका बेसिकली इंट्रोडक्शन में ये डिस्कस किया गया कि किस तरीके से जो फोर्थ मिलिट्री रिजाइम है पाकिस्तान की गवर्नमेंट है रिजाइम है वो कैसे बिगेन हुई, जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने किस तरीके से 1999 में कॉप किया, और फिर उसके बाद जो रिस्पॉन्स था प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की तरफ से उन्हें डिसमिस करने का उसका क्या सीन्स चले, और किस तरीके से ये जो एरा है वो पॉलिटिकल चेंजेस को, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को और ग्लोबल चैलेंजेस को सिग्निफिकेंटली देख रहा है। अब यहाँ पे इसके कुछ की इवेंट्स थे एट फर्स्ट। So let's start with it. So first of all आता है आपके पास ट्रायल ऑफ नवाज शरीफ was tired of hijacking and terrorism. ट्रायल ऑफ नवाज शरीफ की बात कीजिए तो आई थिंक मुझे इसे यहीं से करवा देना चाहिए। So first of all है दिस इज
अब इसमें क्या हुआ कि नवाज शरीफ को जो था वो उनको हाईजैक कर लिया गया था, टेररिज्म के उन पे अटैम्प्ट आए, और फिर काफ़ी कुछ होने के बाद जो था मुशर्रफ का जो प्लान था वो लैंड करने का, वो सारा उसमें उनको जो ट्रायल कहते हैं बेसिकली किसी को कटहरे में खड़ा करके उसकी मतलब कि ओवरऑल उसकी जजमेंट्स करना, उसको मतलब लाइक उसके ऊपर अदालत बिठाना। सेकेंडली यहाँ पे बात की गई मिलिट्री टेक ओवर, उसके बाद जो सारा सिनेरियो हुआ 1999 में, उसके बाद मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया, मार्शल लॉ लगा दी गई, सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडेट कर दिया था जो मुशर्रफ की मिलिट्री टेक ओवर था उसको, और फिर जो प्रेसिडेंट थे आपके रफ़ीक तरार को भी रिमूव कर दिया गया, जो मतलब एक वो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जैसे कि निगरान कह सकते हैं आप उन्हें। फिर जो था वो मुशर्रफ की जो पावर थी वो बढ़ती गई उसके दौरान, और फिर उसके बाद जो सीन हुआ वो था 9/11 एंड ग्लोबल वॉर ऑन टेरर। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर इवेंट। 9/11 जो थी आपकी जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुई थी, जो 2 बिल्डिंग है जिन्हें पेयर बिल्डिंग या जिन्हें ट्विंस बिल्डिंग भी कहा जाता है, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि तालिबान ने जो हमला किया उसामा बिन लादेन पे इसका सारा इल्ज़ाम आया था, तो उसके रिगार्डिंग भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सो मुशर्रफ ने इसमें अलाइन किया था मतलब उन्होंने यूएस की हेल्प आउट किया था इस वॉर में, फिर उन्होंने उनको एक मतलब कि एक्सटर्नल इंटरनल चैलेंजेस में भी उनको लीडअप किया और उनको पाकिस्तान से जाने का रास्ता दिया ताकि वो अफगानिस्तान में जाके सारा सिनेरियो देख सके, और उसके बाद जो वहाँ पे सब कुछ हुआ और अमेरिका की हुकूमत आई एंड ऑल दैट। फिर बात की गई यहाँ पे रेफरेंडम की और लोकल गवर्नमेंट रिफॉर्म्स की। सो मुशर्रफ ने हेल्प किया था कंट्रोवर्शियल रेफरेंडम इन 2002, जिसमें उसने लेजिस्लेट किए थे कुछ रूल्स को, जैसे कि उसमें उसने लोकल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करवाया, उसकी रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करवाया, और बेसिकली उसने यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट की जो रिफॉर्म्स थी जो हमने इंट्रोड्यूस करवाई हुई थी उनको डिसेंट्रलाइज कर दिया था, उनको तोड़ दिया था। उसके बाद बात आती है NRO की। NRO इज समथिंग योर इट्स नेशनल रिकॉन्सिलेशन ऑर्डिनेंस। अब यहाँ पे उन्होंने एक ग्रेट जो थी वो एक अटेम्प्ट ली थी जिसमें वो अमेनिटिस्टिक को पॉलिटिशियंस की है जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको वो चेंज करना चाह रहे थे, और जिसकी बाद जो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर जो था वो काफ़ी इश्यूज आए, ओवरऑल जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन था वो बिखर के रह गया है, इस किस्म के जो कुछ सिनेरियोज थे वो फेस करने पड़े। फिर कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी की बात की कि ओवर इसमें जो मुशर्रफ थे उन्होंने फेस किया एक सिग्निफिकेंट ऑपोजिशन फ्रॉम द जुडिशरी, जिसमें उन्होंने लीडअप किया था स्टेट ऑफ इमरजेंसी को 2007 में। असैसिनेशन ऑफ बेनज़ीर भुट्टो की बात की गई जो मैं आपसे पहले डिस्कस कर रही थी कि उसके बाद उनकी जो थी वो असैसिनेशन की गई। पहले उनके भाई को कत्ल किया गया 1998 आया गया, तो उसके बाद फिर 2007 में बेनज़ीर भुट्टो को असैसिनेट कर दिया गया, और उनकी जो ये बड़ा एक मेजर इवेंट था जिसकी वजह से नेशन जो थी वो आपकी जो मतलब एक बहुत बड़ा शौक था, और अभी भी उस सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा वो शौक के साथ मनाया जाता है। उसके बाद बात की गई यहाँ पे इलेक्शंस ऑफ 2008 के बारे में। अब ये जो इलेक्शंस थे ये हुए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बैक टू पावर लेते, जाहिर सी बात है कि इतना बड़े सदमे के बाद उन्होंने वापस आना ही था। अब यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ ये पूरा ओवरऑल सिनेरियो चला था, और उसमें जो प्राइम मिनिस्टर थे वो आसिफ अली जरदारी थे, इज़ द हस्बैंड ऑफ द बेनज़ीर भुट्टो, और उसके बाद उन्हें एज ए प्रेसिडेंट बनाया, और उसके बाद कुछ कंडीशंस पाकिस्तान की ऐसी भी थी जो आप सब जानते ही हैं। ओवरऑल जो उन्हें फेस करने पड़े क्राइसिस पाकिस्तान को पॉलिटिकल लेवल पे या फिर इकोनॉमिक लेवल पे या सोशल लेवल पे, सब चीज़ें जो थी वो इसी सब चीज़ों की वजह से आया। मतलब बेसिकली ये कि किसी ने भी मिलके जो था वो एक काम नहीं किया, ओवरऑल हर जगह से कोई ना कोई जो था वो चैलेंज, कोई ना कोई इशू आता रहा। सो पाकिस्तान आज इस कंडीशन तक पहुंच गया है, किसी एक का इसमें कोई भी कसूर नहीं है, ओवरऑल सभी इन्वॉल्व्ड हैं। Now let's start with lecture number 29. So this is about foreign policy challenges. अब यहाँ पे बेसिकली बात ही की गई कि फॉरेन पॉलिसी बेसिकली है क्या। सो ये एक
इस किस्म की पॉलिसी है जो कि कंट्री की रिलेशनशिप्स को मैनेज करती है विद अदर कंट्रीज। अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो फॉरेन पॉलिसी इज हाउ अ कंट्री मैनेज इट्स रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज। इसे डेफिनेशन के तौर पे भी आप याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो थी वो शेप होती है आपके हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट से, आपके अलायंसेस से, रीजनल डायनामिक्स से। आप स्टार्ट करते हैं अगर हम इसको तो इनिशियल स्टेज से स्टार्ट करते हैं। अब उन्होंने देखिए यहाँ पे मैप पे भी उन्होंने बताया है कि किस तरीके से हमारी फॉरेन पॉलिसीज चल रही है। बेसिकली हमारे रिलेशनशिप्स क्या है दूसरे मुल्कों के साथ, अगर अमेरिका है तो उसके साथ क्या रिलेशंस है, अगर हमारा अफगानिस्तान है, ईरान है, इंडिया, तो हमारे क्या रिलेशनशिप्स हैं, हम उनसे क्या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनसे किसी तरीके से बाउंड्रीज पे जो है वो मैनेज कर रहे हैं। मतलब कि हमारे जो आर्मी है वो उनकी बाउंड्रीज क्रॉस नहीं कर रही, वो हमारी क्रॉस नहीं कर रही। इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो आपकी एक फॉरेन पॉलिसी बनाती हैं, एक फॉरेन प्लान बनाती है कि किस तरीके से जो दोनों नेशंस हैं या जो डिफरेंट नेशंस हैं वो सेफ रह सकती हैं, प्रोटेक्टेड रह सकती हैं। अब यहाँ पे स्टार्ट हुआ फॉरेन पॉलिसी मैं आपको बता चुकी हूँ, एंड हाउ एंड वाई इट इज़ मेड एंड डिज़ाइन। सो यहाँ पे इसकी भी मैंने बात आपसे की कि इसको शेप किया गया है आपकी, मतलब ये जो आपकी हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट अलायंसेज और रीजनल डायनामिक्स में इसको शेप किया गया। जस्ट लाइक कि अगर कहीं पे कोई बाउंड्री ना होती, अगर आप एक घर की एग्जांपल लें, दो घर है उनके दरमियान में कोई दीवार नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है उनको सेफ रखने के लिए। सो ना तो कोई प्राइवेसी बचेगी और कोई भी किसी के घर में आके कुछ भी लेके जा सकता है। दिस काइंड ऑफ थिंग्स इज हैपन। सो अगर एक मुल्क की बात की जाए तो फिर मुल्क में बाउंड्री होना लाजमी, अदरवाइज हर तरफ से ख़तरा ही है। जैसे हमारी आर्मी है वो हमारी बाउंड्रीज पे, हमारी सरहदों पे हमें सेफ गार्ड कर रही। इस तरीके से इंडिया की या चाइना की या जो अफगानिस्तान है उनकी जो बाउंड्रीज हैं वो उन्हें सेफ करें ताकि कोई इशू ना क्रिएट हो। और अगर क्रिएट होता भी है तो हमारी आर्मीज जो है वो मतलब वहाँ पे फाइट करके तो फिर हमें वहाँ से प्रोटेक्ट कर लेती हैं। अब यहाँ पे जो डिस्कस किया गया, फर्स्ट ऑफ ऑल बात की गई इनिशियल स्टेज के बारे में, इन्फेंट पाकिस्तान। अब इन्फेंट कहते हैं एक ऐसा एक बेबी जो अभी बॉर्न हुआ है, न्यूली बॉर्न बेबी। सो पाकिस्तान भी एक न्यूली बॉर्न बेबी की तरह ही था जब पाकिस्तान बना। अब यहाँ पे अर्ली फॉरेन पॉलिसीज जो थी उसमें काफ़ी किस्म के चैलेंजेस इंक्लूड, जैसे कि एक सुवरेनिटी को जो था वो इस्टेब्लिश करना, फिर इमीडिएट नेबर्स के साथ डील करना। जाहिर सी बात है अब आप एक घर में शिफ्ट हुए हो और अभी आप न्यूली उस घर में आए हो तो आप फ़ौरन तो सब नेबर्स के साथ डील नहीं कर सकते ना। पहले आप आओगे, अपने घर की सेटिंग करोगे, सब कुछ सेट करोगे, फिर आप नेबर्स के पास जाओगे, उन्हें बताओगे कि हम यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं या ये या वो, या फिर शायद नेबर्स आपके पास आए आपसे पूछो। तो कंट्री लेवल पे भी ये होता है कि जब एक कंट्री न्यूली बनी हो तो उसको एट स्टार्टअप पे कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता, बिकॉज पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जिसका कोई भी इमरजेंस का कोई आइडिया ही नहीं था कि इससे कोई कंट्री इमर्ज होने भी वाली है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम वो सब कुछ फोकस करना पड़ा और ये एक चैलेंज था पाकिस्तान के लिए कि वो अपनी वो सुवरेनिटी को बनाए रखे और फिर वो एक इमीडिएटली कांटेक्ट करे, रिलेशनशिप्स बिल्डअप करे डिफरेंट अपने नेबर्स के साथ। वो भी तब जब पाकिस्तान जो था लाइक इस तरीके से एक बहुत बड़ी माइग्रेशन के बाद उसमें कत्लो गारत बहुत हुई, उसके बाद इमर्ज हुआ और इंडिया भी इस तरीके से इमर्ज हुआ। सो उसमें काफ़ी इश्यूज फेस करने पड़े। अब यहाँ पे अयूब एरा आता है जिसमें उन्होंने फोकस किया था आपकी अलायंसेस बिल्डअप करने, मतलब आपके रिलेशनशिप बिल्डअप करने में, स्पेशली विद द यूनाइटेड स्टेट, आपका यूएस और चाइना। और चाइना के साथ तो हमारी स्टिल दोस्ती जो है वो चल रही है। अब यहाँ पे कुछ की कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं जिसमें आपके पास आता है इंडो पाकिस्तान वॉर है, फिर 1965 की आपकी वॉर है जिसमें हम लोगों ने वो बड़ा ही अच्छा उनको जो था वो मज़ा चखाया था, जिसमें हमारे काफ़ी जो थे वो सॉरी दिस इज हाँ, उसमें फिर आपका शिमला का शिमला कह रही हूँ, कश्मीर का जो डिस्प्यूट था वो आया जो ट्रिगर किया गया था, मतलब 1965 में जो टेक ओवर लिया गया था ओवर द कश्मीर, और फिर उसकी वजह से जो सिग्निफिकेंट मिलिट्री एंगेजमेंट्स आए इनको डिस्कस किया गया। फिर दोबारा नेक्स्ट पे बात की गई 1971 की इंडो पाकिस्तान वॉर की। अब इसमें भी जो था रिजल्ट था, इसमें पाकिस्तान की सॉरी बांग्लादेश की क्रिएशन हुई जो कि मेजर जियो पॉलिटिकल शिफ्ट थी और ये कॉन्फ्लिक्ट था, मतलब एक पाकिस्तान का एक पोर्शन जो था वो पाकिस्तान से अलग हो गया।
अब नेक्स्ट यहाँ पे बात की गई भुट्टो एंड ज़िया एरा के बारे में। सो भुट्टो का जो एरा था उसको हम ऑलरेडी हम बेनज़ीर को डिस्कस कर चुके हैं। ये भुट्टो जो थे उनके फादर है। सो यहाँ पे भी एक शिफ्ट देखी गई जिसमें इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसीज आई, एक स्ट्रॉन्गर टाई आया था मुस्लिम कंट्रीज में, मतलब कि जो मुस्लिम कंट्रीज थी वो आपस में टाई अप होना शुरू हो गई थी, जुड़ना शुरू हो गई थी। नेक्स्ट जनरल ज़िया उल हक और उनके इस्लामाइजेशन का प्रोसेस आया, मतलब कि जब उन्होंने अफगान सोवियत वॉर पे फोकस करना स्टार्ट किया, और एक वो क्रूशियल रोल था जिसमें उन्होंने अफगान के मुजाहिदीन को सपोर्ट करना स्टार्ट किया, और जिसके बेस पे अभी भी काफ़ी अफगानी जो है वो पाकिस्तान में रह रहे हैं इन दैट केस। उसके बाद बात की गई यहाँ पे सिविल गवर्नमेंट ऑफ बेनज़ीर भुट्टो एंड ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सारी चीज़ें। उसके बाद जो मेन यहाँ पे बात की गई 9/11, इसको दोबारा से एक दफ़ा मैं बता देती हूँ फिर भी आप लोगों को, अफगान सोवियत वॉर एंड पाकिस्तान के बारे में। सो अब यहाँ पे जो था ये पोस्ट कोल्ड वॉर और मुशर्रफ एरा के अंदर आते हैं ये सारे टॉपिक्स। सो अभी जो नेक्स्ट 3 टॉपिक्स मैं आपको बताने लगी हूँ, अफगान सोवियत वॉर, बेनज़ीर भुट्टो बेनज़ीर एंड नवाज शरीफ गवर्नमेंट्स, और मुशर्रफ एरा। अब जो सोवियत वॉर थी उसमें जो थी वो डीपली वो पाकिस्तान के साथ इन्वॉल्व थी उसके रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में, और उसने सिक्योरिटी पॉलिटिक्स को काफ़ी हद तक शेप किया। उसके बाद बात आती है आपके जो थी वो कॉम्प्लेक्स रीजनल डायनामिक्स की बेनज़ीर और नवाज शरीफ गवर्नमेंट में। सो उसमें आपकी कुछ टेंशन इंक्लूड थी इंडिया के साथ और उसके जो इम्पैक्ट से अफगानिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के वो। और फिर मुशर्रफ एरा की बात करें तो इसमें जो था वो 9/11 का इशू आया, और उसके अलावा पाकिस्तान आफ्टर 9/11 का जो सारे सिनेरियोस है, मतलब कि एक अलाइन जो कि क्लोजली अलाइन था यूएस फोर्स के साथ, और फिर वो एक की एलाई बन गया वॉर टेरर के अंदर। उस पीरियड में कॉरपोरेशन आई, कॉन्फ्लिक्ट्स भी आए यूएस के साथ हमारे, और फिर इसके रिगार्डिंग तालिबान और अलकायदा का वो जो सारा सिनेरियो था वो भी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट होना शुरू हो गया। मुस्लिम्स को एज एन टेररिस्ट कंसीडर करना शुरू कर दिया गया। पाकिस्तान से रिलेशनशिप्स ख़राब हो गए थे काफ़ी दूसरे मुल्कों के। थर्ड पे हमने डिस्कस किया रिसेंट डेवलपमेंट्स के बारे में। इट्स यूएस अफगान वॉर एंड पाकिस्तान जो लास्ट रिसेंटली वॉर हुए जिसमें रीजनल सिक्योरिटीज इश्यूज आए थे, और फिर वो जो अफगान ने दोबारा से टुक ओवर कर लिया है ओवर द अफगानिस्तान, और जिस थिंग्स जो अभी वहाँ पे हो रही थी। और वॉर ऑन टेररिज्म की बात करें लास्टली पाकिस्तान वॉर ऑन टेररिज्म इसी में ही आ रहा है, रिसेंट डेवलपमेंट्स में ही। सो दिस इज अबाउट कि जो पाकिस्तान में भी कंटिन्यू ग्लैपर है इंटरनल एक्सटर्नल हेटर्स और थ्रेट्स का, जैसे कि अभी आपका लास्ट कुछ अर्सा पहले गजवा वो जब अजब हुआ उसके बाद काफ़ी मिलिट्री ऑपरेशंस वगैरह होते रहे। दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स वी आर हैविंग फेसिंग विद इट। और उसके बाद की कंक्लूजन में यही है कि ओवरऑल जो पॉलिसी थी हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट, रीजनल डायनामिक्स, ग्लोबल अलायंस से शेप की गई, और हर एरा ने एक यूनिक चैलेंजेस और स्ट्रेटजीज को बोट किया था, और इसमें डिफरेंट किस्म के इंटरनेशनल रिलेशंस भी बने, कुछ बिगड़े। ओवरऑल ये सब सिनेरियो जो थे वो चलते रहे विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेक्चर नंबर 30 को देखें तो अब लास्टली हमने इसमें डिस्कस करना है फ्यूचरिस्टिक आउटलुक। आउटलुक इज समथिंग कि जिसमें हम आगे ये परसीव कर रहे हैं या ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं कि हम अपनी कंट्री को, हम अपने मुल्क को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, उसका फ्यूचर कैसे बेहतर कर सकते हैं। सो ओवरऑल ये जो टॉपिक है ये फोकस कर रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान के सोशो कल्चर, जियोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, इकोनॉमिक और आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए पाकिस्तान की एक बेटर जो डेवलपमेंट है वो कैसे हो सकती है। अब यहाँ पे कुछ की एरियाज ऑफ फोकस के बारे में डिस्कस किया गया है। सो दिस इज अबाउट ये तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि किस तरीके के जो इम्पैक्ट्स हैं उनको कैटर करके हम अपने पाकिस्तान को बेहतर कर सकते हैं, और क्या हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि किस किस्म के क्राइसिस जो थे हमें वो फेस करने पड़े सोशो कल्चर लेवल पर, जियोग्राफिकल लेवल पर, हिस्टोरिकल लेवल पर, इकोनॉमिक और आइडियोलॉजिकल लेवल्स पर। अब यहाँ पे बात की है नेक्स्टली सर्च फॉर गुड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन 1956, 1962 एंड लास्टली 1973। अभी जो तीनों कॉन्स्टिट्यूशन थे ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो इवॉल्व हुए, क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी, ये हम देख चुके हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप की बात करें तो एक
लेक था, एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडरशिप हमें प्रॉपरली नहीं मिल पाई, उसकी वजह से ब्यूरोक्रेटिक डोमिनेंस रहा, मिलिट्री इन्वेंशंस रहे, बट एक प्रॉपर जो लीडअप थी कायद आज़म और इकराम इकबाल साहब के बाद जो स्टार्टअप के कुछ फॉरेनर्स थे उनके बाद हमें वो लीडरशिप नहीं मिल पाई। डेमोक्रेसी की बात की गई नेक्स्ट इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सॉरी फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी की बात हुई यहाँ पे। सो दिस इज समथिंग कि जिसमें रिक्यूरिंग इश्यूज आए, फ्रीक्वेंट मिलिट्री टेक ओवर्स आए, फेडरल इश्यूज की बात करें तो पॉपुलेशन ग्रोथ का इशू आता है हमारे पास, मतलब रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हुई जो सिग्निफिकेंटली चैलेंजेस फेस करने पड़े जिसकी वजह से हमें अपने रिसोर्सेज और डेवलपमेंट में माइग्रेशन जो थी बहुत इंटरनल और एक्सटर्नल लेवल पे उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था वो हमारा अफेक्ट हुआ। उसके बाद अगर बात करें तो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट की, सो इसमें भी परसिस्टेंस इश्यूज है जैसे कि टारगेटेड पॉलिसीज़ हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, लिटरेसी जो है उसमें इम्प्रूव करना था हमें लिटरेसी रेट को, और सोशो इकोनॉमिक कल्चर्स को प्रोग्रेस करना था इकोनॉमिक लेवल पे। मीडिया और पब्लिक अवेयरनेस जो है वो थोड़ी सी थी बट उसने भी हमारा काफ़ी ओपिनियन और अवेयरनेस को शेप किया, बट उसके साथ उसने जो थे वो इश्यूज भी बढ़ाए। ओवरऑल जो था ये चैप्टर इसी बारे में था कि किस तरीके से जो गवर्नेंस है उसको चैलेंजेस फेस करने पड़े पर उसने किस तरीके से एड्रेस किया, और इसमें जो था मेन फोकस था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाए, लीवरेज हो, सोशल और कल्चरल स्ट्रेंथ बढ़े, एक प्रो पेरिस फ्यूचर की तरफ हम जो है वो इंशाल्लाह मूव ऑन करें। तो इसके साथ हमारा एक लेक्चर ख़त्म होता है। सो आने वाली वीडियोज़ के लिए अपडेट